जय हिंद। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की झीलें पढ़ेंगे। देश तो पढ़ लिया, तो अफ्रीका महाद्वीप की झीलें। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की जो झीलें हैं, इन झीलों में आपको दो तरह की झीलें बताई जाएंगी। एक ग्रेट भ्रंश घाटी की झीलें और अन्य झीलें। अन्य झीलों में सारी झीलें आ जाएंगी। तो पहले ग्रेट भ्रंश घाटी को जानिए। दरअसल यहां देखिए, यहां पर ये तंजानिया है, ये पूरा पोर्शन तंजानिया है और इसी तंजानिया के दक्षिण में मलावी और मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के थोड़ा सा पश्चिम में मलावी है। तो इसी मोजाम्बिक और मलावी की सीमा से एक भ्रंश घाटी निकली है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है कि एक दरार पड़ गई है, एक दरार पड़ गई है पृथ्वी में, वही भ्रंश घाटी निकली है। ये दरार टूट भी रही है। तो ये भ्रंश घाटी निकली है कहां से? मलावी और मोजाम्बिक की सीमा से। और ये भ्रंश घाटी निकली है, चली गई है ये लाल सागर पार करते हुए जॉर्डन तक चली गई है। ठीक है। और ये देखिए, इसका एक भाग इधर चला गया है, इस साइड पे चला गया है। तो इसी भ्रंश घाटी को ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं। इतनी बड़ी वैली पूरे विश्व में नहीं है, इतनी बड़ी रिफ्ट घाटी पूरे विश्व में नहीं है। रिफ्ट का मतलब दरार, भ्रंश। तो कहां से निकली है ये? मलावी मोजाम्बिक की सीमा से निकलकर इथोपिया होते हुए कहां गई है? एशिया में जॉर्डन के मृत सागर तक गई है। यहां हम लिख दिए हैं, मलावी और मोजाम्बिक की सीमा से निकलकर इथोपिया होती हुई जॉर्डन के मृत सागर तक गई है। इसी को ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं। अब देखिए, इस ग्रेट रिफ्ट वैली में जगह जगह झीलें बन गई है। सबसे उत्तर में जो झील बन गई है उसे रुडोल्फ झील, उसे क्या कहते हैं? उसे रुडोल्फ झील या तुर्काना झील कहते हैं। ये इथोपिया और केन्या की सीमा पर है। इथोपिया और केन्या की सीमा पर कौन है? रुडोल्फ झील या तुर्काना झील। तो ये सबसे उत्तर में है। इसके बाद देखिए, इसी रिफ्ट वैली में एल्बर्ट झील है, जो युगांडा और जायरे की सीमा पर है। कौन झील? एल्बर्ट झील। एल्बर्ट झील। इसके बाद एडवर्ड झील है, युगांडा और केन्या की सीमा पर। इसके बाद कीबू झील है और इसके बाद टंगानिका झील है। टंगानिका झील बड़ी इंपॉर्टेंट झील है, ये आपको आगे बताया जाएगा टंगानिका झील के बारे में। जब बैकाल, टंगानिका, ये सारी झीलें पढ़ेंगे तो टंगानिका झील के बारे में कुछ और चीजें बताई जाएंगी कि यह दूसरी सबसे गहरी झील है। टंगानिका झील दूसरी सबसे गहरी और बड़ी झील है, टंगानिका झील। ये कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी की सीमा पर है टंगानिका झील। ये इंपॉर्टेंट झील है। और मलावी में न्यासा झील है या मलावी झील है। तो इन झीलों का क्रम पूछा जाता है कि झीलों का क्रम उत्तर से दक्षिण कौन है? तो रुडोल्फ झील, एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीवू झील और टंगानिका झील, और सबसे दक्षिण में न्यासा झील या मलावी झील है। और दूसरी झील देखें,
ये तो ग्रेट रिफ्ट वैली की झीलें हो गई। कितनी? 3 3 6 झीलें ये हो गई। ग्रेट रिफ्ट वैली की 6 झीलें हो गई। रुडोल्फ, एल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, टंगानिका, न्यासा। अन्य झीलों में सबसे महत्वपूर्ण झील ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील देखिए एकदम बिल्कुल विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा गई है, विषुवत रेखा पर है। ये केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमा पर है। कहाँ है? केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमा पर है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, व्हाइट नील। और व्हाइट नील फिर क्या है? यही व्हाइट नील निकलती है। और इसी में जब टाना झील से ब्लू नील निकलती है तो ये नील नदी बन जाती है। ठीक, तो नील नदी एक तरह से कहां से निकली है? विक्टोरिया झील से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है क्या विक्टोरिया झील फ्रांस तंत्र की झील या भूमध्य रेखीय झील का भाग है? तो विक्टोरिया झील भूमध्य रेखीय तंत्र या भ्रंश झील तंत्र का भाग नहीं है। हालांकि उन्हीं झीलों के पास है, इसलिए पूछ लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो विक्टोरिया झील हो गई। अब देखिए यहां से हम और झीलों को गिनाते जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अस्साल झील है। अस्साल झील, अस्साल झील ये जिबूती में है। जिबूती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूती में है। या अफ्रीका की सबसे निचली भूमि मानी जाती है। अफ्रीका की सबसे निचली भूमि मानी जाती है। मिस्र में नासिर झील है। ये सूडान मिस्र की सीमा पर है नासिर झील। वास्तव में नासिर मिस्र के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो इसी नील नदी, ये नील नदी इधर से होकर जाती है। तो नील नदी पर एक बांध बना है, आसमान बांध। तो आसमान बांध बना है, तो इस नासिर झील को आसमान बांध का जलाशय भी कहा जाता है। आसमान बांध का जलाशय भी कहा जाता है। अब देखिए इसके अलावा ये चाड झील है। चाड में चाड झील है, चाड देश है, वहां चाड झील है। बोल्टा झील है घाना में, यहाँ घाना है, घाना में बोल्टा झील है। ठीक, यहाँ जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा पर करीबा झील है। करीबा झील ये तंजानिया में रुकवा झील है। ये कोयले का खनन यहाँ हो रहा है, इसलिए अक्सर चर्चा में रहती है। तो ये अफ्रीका की झीलें हो गई। अफ्रीका की झीलों में वही ग्रेट भ्रंश घाटी की झीलें ही पूछी जाती हैं। उत्तर से दक्षिण में क्रम रुडोल्फ, एल्बर्ट, एडवर्ड, किबो और टंगानिका और न्यासा। और विक्टोरिया झील के बारे में पूछा जाता है यह भ्रंश झील तंत्र का भाग है कि नहीं, नहीं है। और टंगानिका झील के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो टंगानिका भी इंपॉर्टेंट है। बाकी टाना से ब्लू नील निकलती है, विक्टोरिया से व्हाइट नील। दोनों नदियां मिल जाती हैं तो नील नदी बन जाती है। अभी नदी तंत्र में ये चीजें आपको बताएंगे। चलिए अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो जहां तक नदियों की बात है तो सबसे पहले सबसे लंबी नदी की बात करेंगे हम। सबसे लंबी नदी केवल अफ्रीका की नहीं, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ये जो देख रहे हैं नील नदी है, मिस्र होते हुए गई है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये कौन सागर है? भूमध्य सागर है। इसी भूमध्य सागर में
नील नदी गिरती है। ठीक, ये नील नदी कहां से निकलती है? ये देखिए, ये आपको अभी हमने बताया है, ये विक्टोरिया झील है और ये टाना झील है। ये विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, ये विक्टोरिया झील से कौन नील निकलती है? व्हाइट नील। और टाना झील से, टाना झील से कौन झील नदी निकलती है? ब्लू नील। तो व्हाइट नील और ब्लू नील का संगम सूडान की राजधानी खार्तूम में होता है। तो यही खार्तूम से ही ये दोनों का संगम नील कहलाने लगता है। इसी नील नदी पर मिस्र में विश्व का सबसे बड़ा बांध है आसमान बांध। आसमान बांध कहां है? नील नदी पर है। कहां पर? किस देश में? मिस्र में। तो और ये नील नदी किससे बनी है? व्हाइट नील और ब्लू नील से। व्हाइट नील कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से, और ब्लू नील टाना झील से निकलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी आप देख रहे हैं, कांगो या जायरे नदी। ये कांगो या जायरे नदी देखिए, कांगो जायरे नदी, ये नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये कौन महासागर है? ये अटलांटिक है, अटलांटिक। ठीक, अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इस नदी की सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये विषुवत रेखा को, ये रेखा है, ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और इसकी क्या खास बात है? इस पर इंगा बांध है। यह अफ्रीका की सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है, मतलब नील से भी ज्यादा जल इस नदी में रहता है। और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कांगो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। यह हीरे की नदी है और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, अगली जो महत्वपूर्ण नदी है, इस पर स्टेनली जलप्रपात है। तो ये है, थोड़ा बहुत जान लीजिए। ये देखिए, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी ये जो आई है, ये लिम्पोपो नदी है। ये कहां गिर रही है? ये हिंद महासागर में गिर रही है। और ये नदी ट्रांसवाल क्षेत्र से, अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलती है और हिंद महासागर में गिर जाती है। गिरने के क्रम में ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो। तो ये नील हो गई। ये जो हम बनाते जा रहे हैं, कालेज करते जा रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपकी कांगो नदी हो गई। ये कर्क विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है और ये मकर रेखा को 2 बार काट रही है। कौन? और ये जो है आपकी नील नदी हो गई। ये नील नदी हो गई। ठीक, ये नील नदी, नील। ये 3 नदी जो काले से हमने किया है, ये 3 नदी हो गई। अब जम्बेजी नदी देखिए, जम्बेजी नदी, जम्बेजी नदी ये भी हिंद महासागर में गिरती है। ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा बनाती है। और इस नदी पर करीबा बांध है। करीबा बांध, ये इंपॉर्टेंट है। जम्बेजी नदी पर कौन बांध है? करीबा बांध।
और इस पर एक जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। तो 3 पॉइंट जानना है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा बनाती है, करीबा बांध है, विक्टोरिया जलप्रपात है। और एक नदी यहां आप देख सकते हैं, ऑरेंज नदी। ये अफ्रीका के ड्रेकेंस, दक्षिण अफ्रीका के ड्रेकेंस वर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन है? दक्षिण अफ्रीका की ऑरेंज नदी। कहां गिरती है? अटलांटिक महासागर। तो इधर वाली सारी नदियां हो गई। ये नदी देखिए, ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये नाइजर नदी है, नाइजर नदी। नाइजर नदी नाइजीरिया में क्या होता है? पाम ऑयल कंट्री कहते हैं ना। तो नाइजीरिया में बहने वाले इस नदी को, नाइजीरिया में बहने वाले इस नदी को क्या कहते हैं? पाम ऑयल रिवर। क्या कहते हैं? पाम ऑयल रिवर। ये अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में गिर जाती है, गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। छोटी सी नदी घाना में बहती है, बोल्टा। ये बोल्टा नदी भी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये देखिए सेनेगल नदी है, छोटी सी नदी, सेनेगल नदी है। ये भी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और इसी तरह यहाँ चाड में एक चारी नदी है, चारी नदी, चाड झील से निकलती है। कौन? चारी नदी। तो अंतः प्रवाह वाली नदी है, छोटी छोटी नदियां हैं, उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। आपको केवल ब्लू नील, व्हाइट नील का संगम नील कहलाता है, ये जानना है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अक्सर यही सवाल अफ्रीका की नदियों से पूछा गया है और इतना याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक, अब बताते हैं इस महाद्वीप की जलवायु। जलवायु में देखिए, इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरी हैं, ये खास बात है। तीनों रेखाओं का मतलब, एक कर्क रेखा गुजरी है, ये विषुवत रेखा गुजरी है, ये मकर रेखा गुजरी है। तीनों रेखाएं गुजरी हैं। और जो ग्रीनविच रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर से आई है ना, अरे जिससे अंतरराष्ट्रीय मानक समय निकाला जाता है, ये ग्रीनविच रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है और विषुवत रेखा को गिनी में काटती है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्रीनविच रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में और विषुवत रेखा को गिनी में काटती है। विषुवत रेखा को गिनी में काटती है, ये छूट गया था। विषुवत रेखा को गिनी में काटती है। तो चूंकि इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरी हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, और आपको हमने पहले लेक्चर में बताया था कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वहां गर्मी पड़ती है। इसलिए यहां इस पूरे क्षेत्र में, यहां से लेकर यहां मकर रेखा तक कैसी जलवायु पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु में देखिए, विषुवत रेखा के आसपास कांगो, केन्या वगैरह में कैसी जलवायु होगी? विषुवतीय जलवायु, घने जंग। विषुवतीय जलवायु का मतलब डोल्ड्रम पेटी इसको कहते हैं। यहाँ घने जंगल पाए जाएंगे, रोज बारिश होगी और बड़े खतरनाक खतरनाक पशु पक्षी पाए जाएंगे। और यहाँ क्या होगा? यहाँ ज्यादा जनजातियां रहेंगी। ठीक, तो ये विषुवतीय जलवायु है। यहाँ देखिए सूडान साइड में, ये सूडान साइड में ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? ये सवाना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सवाना। ठीक, इसको सवाना कहते हैं। और यहां दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसे घास के मैदान पाए जाएंगे, इनको क्या कहेंगे? पार्क
लैंड कहेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो पाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका में उसे पार्क लैंड कहेंगे। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सूडान में पाए जाएंगे उनको समाना कहते हैं। ये क्लियर, ये बता दिया था। इसके अलावा देखिए यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी पाया जाता है जिसको वेल्ड कहते हैं। वेल्ड ये कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, कटिबंधीय घास का मैदान है ये, घास का मैदान, ठीक, घास का मैदान है। ये क्लियर हुआ। तो आपने देखा कि सूडान में समाना टाइप, अफ्रीका में पार्कलैंड और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है जिसको वेल्ड कहते हैं, ठीक। यहाँ रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है। ये पूरा मिस्र से लेकर ये पूरा क्षेत्र, ये क्या है? ये पूरा क्षेत्र मिस्र से लेकर के, सॉरी इधर थोड़ा सा उत्तर में भूमध्य सागरीय होगी ना, ये मिस्र से लेकर ये पूरा क्षेत्र ये क्या है? ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। तो सहारा मरुस्थल, सहारा, लीबिया, सूडान, अल्जीरिया, सॉरी सहारा मरुस्थल लीबिया, सूडान, अल्जीरिया में पाया जाता है, में पाया जाता है में पाया जाता है। लीबिया में इसे नूबियन कहा जाता है। इस मरुस्थल को लीबिया में नूबियन कहा जाता है। यहाँ लीबिया है ना, यहाँ लीबिया है तो यहाँ इसको नूबियन कहा जाता है। और यहीं पर विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया पाया जाता है। जब टेम्परेचर पढ़ाएंगे आपको सामान्य भूगोल में तो वहाँ अल अजीजिया बताएंगे। ये विश्व का के सबसे गर्म स्थानों में आता है। अल अजीजिया, अलेक्जेंड्रिया या कैलिफोर्निया की मृत घाटी ये विश्व के गर्म स्थानों में आते हैं। तो आपको देखना है सहारा लीबिया में है, सूडान में है, अल्जीरिया में है। लीबिया में इसे नूबियन मरुस्थल कहा जाता है और यहाँ ऊंट पाए जाते हैं, ऊंट। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर इस साइड में कालाहारी है, ये कालाहारी है, कालाहारी। और कालाहारी मरुस्थल शुतुरमुर्ग के लिए जाना जाता है। बोत्सवाना ऊंट के लिए, तो ये शुतुरमुर्ग के लिए जाना जाता है, ठीक, शुतुरमुर्ग के लिए जाना जाता है। अब देखिए यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। उत्तर में, यहाँ दूर उत्तर में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, यहाँ ये भूमध्य सागर के किनारे हैं तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका में भी डरबन क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक। तो ये तो जलवायु की बात हो गई। अब यहां देखें अफ्रीका महाद्वीप में जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? बुशमैन। ये बुशमैन इस कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्राचीनतम जाति है, जनजाति है। यहाँ सहारा मरुस्थल में एक बद्दू नामक जनजाति पाई जाती है। पिग्मी कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये दुनिया के सबसे छोटे लोग होते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। और बंतु भी यहीं पाए जाते हैं, जायरे में पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका साइड में ये कौन पाए जाते हैं? मसाई, लुआ, बगंडा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये विक्टोरिया झील के किनारे पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको झील पढ़ाया, नदी पढ़ाया, जलवायु पढ़ाया। इसी के साथ अफ्रीका महाद्वीप खत्म होता है। लेकिन आज आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि कर्क रेखा पर कौन कौन से अफ्रीकी देश पाए जाते हैं, विषुवत रेखा पर कौन कौन से अफ्रीकी देश पाए जाते हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से अफ्रीकी देश पाए जाते हैं। इसको आप कमेंट में लिखिएगा। वैसे हम तीनों रेखाओं पर
दुनिया के जो देश पाए जाते हैं उसको हम कोड बना के लिखा देंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन आप नक्शे में देख के कमेंट जरूर कीजिएगा कि कर्क, विषुवत और मकर रेखा पर कौन कौन से प्रमुख देश पाए जाते हैं। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अब अगला महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। धन्यवाद।